अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया की जानिब से किए जाने वाले फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की टर्म अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो काफ़ी एक बैड माउथ हो गई है, बदनाम हो गई है, काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बन गई है, लेकिन ये नज़रिया एक रियलिटी है। और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वो होती है जिसमें तोपों या टैंकों की क़ुव्वत की बजाय नज़रियात और प्रोपेगेंडे की क़ुव्वत से किसी कौम को मुसख्खर करने की कोशिश की जाती है। और वेस्ट ने अपनी पूरी कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया कि तुर्की में जो अभी इलेक्शन हुआ है उसके ज़रिए तुर्की में एक रजीम चेंज लाई जाए, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट लाई जाए। तो बेसिकली वेस्ट ने अपने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की आर्सनल में जितने भी वेपन्स थे वो सारे रजब तैयब अर्दगान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अर्दगान तो जीत ही नहीं सकते, ताकि टारगेट किया जाए फेंस सेटर्स को। इसके अलावा बड़ा सिनिकल, बड़ा ही एक जो है वो बुज़दिलाना और अखलाक से गिरा हुआ यूज़ किया गया तुर्की की एक ट्रेजेडी को, जो उधर ज़लज़ला आया था, उसको भी इस ऑपरेशन में यूज़ किया गया। और ये बार जताने की कोशिश की गई कि अर्दगान तो कोई डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन हैं, जालिम हैं, जाबिर हैं, ये हैं वो हैं, अमेरिका भी उनसे खुश नहीं है, और अगर अर्दगान दोबारा इलेक्ट हुए तो तुर्की को अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये सारी बातें की गई। तो आइए आज ज़रा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह वेस्टर्न मीडिया ने, वो मीडिया जिसको हम बड़ा इम्पार्शल समझते हैं, फ्री समझते हैं, उस मीडिया ने किस तरह ये घनौना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ किया। चलें पहले पॉइंट पर आते हैं कि परसेप्शन क्रिएट की गई कि अर्दगान हार जाएंगे, क्योंकि हर इलेक्शन में, हर डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, अपनुल वक्त लोगों की दुनिया में कभी भी कमी नहीं रही जो जीतने वाली पार्टी का साथ देते हैं, जो उसको वोट देते हैं जो उनके ख्याल में जीत जाएगा। तो परसेप्शन ये क्रिएट की कि अर्दगान तो नहीं जीत रहे, और जो ओपिनियन पोल्स थे सारे उनमें शो कराया गया कि अर्दगान तो हार रहे हैं जी, अर्दगान तो 5-6% नीचे हैं। और इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बटरेस किया गया, बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया गया अपने न्यूज़ आर्टिकल्स के ज़रिए। और जितने भी लीडिंग वेस्टर्न सो कॉल्ड न्यूट्रल और फ्री मीडिया वाले थे, मैं राइटिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, राइट विंगर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, फॉक्स न्यूज़ टाइप चीज़ों की बात नहीं कर रहा, जो हमारे यहाँ BBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में तुर्की के सदर को और तुर्की की रियासत को निशाना बनाया। अभी हेडलाइन देखें BBC की, ऑपोजिशन डेयर्स टू ड्रीम ऑफ अर्दगान डिफीट। मतलब बेसिकली ऑपोजिशन को उन्होंने हमेशा ज़्यादा कवरेज दी। प्रोपेगेंडा में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा रोशनी डाल रहे हैं, किस चीज़ को टू द फोर लेकर आ रहे हैं, सामने लेकर आ रहे हैं। तो पढ़ने वाला जो है वो इतना नुआंस में नहीं पढ़ता, और वो तो यही कहता है कि हाँ जी ये जो हमें पिक्चर दिखाई जा रही है यही सही है, हालांकि वो पिक्चर का सिर्फ एक रुख होता। तो ऑपोजिशन की गर्दान शुरू कर दी। फिर जो ओपिनियन पोल्स थे जिनका सबको पता था कि वो रिलायबल नहीं है और मैनिपुलेट हो सकते हैं, और किए गए, और उनको मैनिपुलेट करके शो कराया गया कि अर्दगान हार रहे हैं। और फिर इन अनरिलायबल ओपिनियन पोल्स को हर वेस्टर्न पब्लिकेशन ने बहुत ज़्यादा जगह दी। गार्डियन की खबर आ गई, अर्दगान ग्रिप ऑन पावर टेस्टेड एज तुर्की वोट्स इन पाइवटल इलेक्शन, और उसमें उन्होंने फरमाया कि जी अर्दगान तो ओपिनियन पोल्स में पीछे है, और उसकी वजह यह है कि बड़ी इन्फ्लेशन है और इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स तो उनसे भी एक हाथ आगे बढ़ गया, और उसने तो इवन एस्ट्रोलॉजर्स और नजूमियों की खबरें लगानी शुरू कर दी। मतलब एक तरफ रैशनैलिटी का प्रचार करने वाला वेस्ट जो है वो अब हमें नजूमियों की खबरें सुनाएगा कि एक ग्यूनर हैं टर्की में, एक एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने पेशगोई की कि जी अर्दगान तो कंफर्म हार जाएंगे, और जो कमाल किलिदारोग्लू हैं जो उनके ओपोनेंट हैं वो कंफर्म जीत जाएंगे। और जो एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश होती है ना, मतलब कोई भी ज़हीन शख्स उसकी तय में पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप लेजीली पढ़ रहे हो तो आपको ये सब्लिमिनल मैसेजिंग समझ में नहीं आएगी। आर्टिकल जो है वो तकरीबन उसका 80% हिस्सा ग्यूनर की उस प्रेडिक्शन पर है, जो कि उन्होंने कहा है कि अर्दगान हार जाएंगे। और बीच में अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ एक और एस्ट्रोलॉजर का लिखा हुआ है जिसने लिखा है कि अर्दगान जीत जाएंगे। मतलब इस तरह की गेम्स ये लोग करते हैं एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कि अर्दगान तो जी गया। उसके बाद बात करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो इलाके अर्दगान हमेशा जीतते थे वहाँ भी वो हारेंगे, और उन्होंने एग्जाम्पल दी
कैसरी के इलाके की कि जी कैसरी में देखें, हमने लोगों से इंटरव्यू किए, लोगों के बयानात उन्होंने छापे 3-4 लोगों के कि जी अर्दगान तो जी कैसरी में भी हार रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट में 70% वोट के साथ भारी अक्सरियत के साथ कैसरी में अर्दगान जीत गए। लेकिन प्री इलेक्शन जो इनकी कवरेज थी उनमें जो है वो ये इस तरह की बातें फैला रहे थे कि जी अर्दगान तो वहाँ भी हारेंगे जहाँ पर हमेशा जीतते होते थे। और इस सिलसिले में अल जज़ीरा ने बड़ी बेहतर रिपोर्टिंग की और अच्छे जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स का सबूत दिया। शायद उसकी वजह यह है कि अल जज़ीरा इज़ नॉट अ वेस्टर्न बेस्ड न्यूज़ आउटलेट, तो वो थोड़ा जर्नलिज्म भी कर लेते हैं, जबकि वेस्ट तो जर्नलिज्म की आड़ में यूजुअली 5th जनरेशन वॉरफेयर ही कर रहा होता है। तो अल जज़ीरा के रिपोर्टर सिनेम कोसोगलू ने रिपोर्ट करते हुए कहा कि जी ये जो ओपिनियन पोल्स हैं ये इतने रिलायबल नहीं होते, और इलेक्शन से पहले भी इन पर यह क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टीसान कवरेज कर रहे हैं, वन साइडेड कवरेज कर रहे हैं, और ये पोल्स रिलायबल नहीं रहे थे। तो जितने भी संजीदा ऑब्जर्वर्स थे उनको इस बात का पता था कि इन पोल्स को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं देनी। उसके बाद अब आते हैं अर्थक्वेक की तरफ, ज़लज़ले की तरफ। एक मुल्क पर आफत आ गई, $103 बिलियन का नुकसान हुआ, हज़ारों लोग मारे गए, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। और ह्यूमन राइट्स की गर्दान करने वालों को उस ट्रेजेडी में सिर्फ एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि इसको किस तरह यूज़ किया जाए और अर्दगान को हटाया जाए जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के हाथों में नहीं खेल रहे हैं। क्या बात है जी, क्लैपिंग करते हैं इनकी ह्यूमन राइट्स के साथ कमिटमेंट पर। लेकिन खैर ये बात भी अहले नज़र जानती हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वगैरह तो एक बहाना होता है और असल मकासद जो हैं वो स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो हर तरफ ये फैलाई गई बात कि जी ज़लज़ले को हैंडल करने में तो अर्दगान की हुकूमत नाकाम हो गई, और इस वजह से जितने भी ज़लज़ले वाले इलाके हैं वो तो अर्दगान से बड़ी नफरत करते हैं। ये खबरें फैलाई गई। रॉयटर्स ने रिपोर्ट कर दिया कि जी अर्दगान की जो री इलेक्शन कैंपेन है उसमें अर्थक्वेक का बड़ा रोल होगा, और अर्थक्वेक की बैड हैंडलिंग की वजह से अर्दगान जो है वो अभी बैक फुट पर हैं। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरा आर्टिकल छाप दिया कि जी तुर्की के जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं वो इलेक्शन की फेट डिसाइड कर सकते हैं, और जो अर्दगान है उनका सितारा इस वक्त डाउन हो रहा है क्योंकि अर्दगान ने ज़लज़ले को बहुत ही बुरा मैनेज किया और वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं हैं। भाई इतना बड़ा ज़लज़ला जहाँ भी आता है एक सुपर ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी थी वो, तो उधर कैसे हो सकता है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। और टर्किश वोटर्स को लेकिन ये बात पता है, तो वो इस रेजीम चेंज ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, लेकिन कोशिश इन्होंने पूरी की, कोशिश के नंबर पूरे मिलेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी और वाशिंगटन पोस्ट को भी। और BBC ने तो ऐसे ऐसे बयानात लगाए कि किसी जगह एक खातून का बयान लगाया कि जी हमने उनसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो बैलेट बॉक्स से सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो मुझे अर्दगान की लाश चाहिए। यानी कि इस हद तक उन्होंने शो कराने की कोशिश की कि लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि अर्दगान मर जाए, री-इलेक्ट ना हो, मर जाए, उसकी लाश चाहिए हमें। तो नतीजा लेकिन जो आया वो ऑफ कोर्स तुर्किश वोटर्स ने अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखा, अपने नज़रियात को सामने रखा, और जो ज़लज़ला से हिट हुए हुए इलाके हैं उनमें अर्दगान को अक्सरियत मिली। पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी उनकी पार्टी जीती और प्रेसिडेंशियल वोटिंग में भी वो आगे रहे। तो यहाँ पर भी वेस्ट ने कोशिश पूरी की, लेकिन उनका 5th जनरेशन वॉरफेयर इधर भी फेल हुआ। फिर एक और बहुत प्रचार किया जाता है कि अर्दगान तो जी जमहूरियत के ही दुश्मन है, इलेक्शन लड़के जीत रहे हैं फ्री एंड फेयर, लेकिन जमहूरियत के दुश्मन है। जब तुर्की में कूच लगती थी, जब तुर्की में फ़ौज ने अर्दगान का तख्ता उलटने की कोशिश की, तब जमहूरियत के इन सारे चैम्पियंस के मुंह पर जिप लगी हुई थी। लेकिन अभी जो है वो बोलते नहीं थकते कि जी अर्दगान तो डेमोक्रेसी के ही बड़े ख़िलाफ़ हैं और फ्रीडम के ही बड़े ख़िलाफ़ हैं, और लिख दिया जी वाशिंगटन पोस्ट ने कि अर्दगान तो हारेंगे लेकिन हर बंदे का ये ख्याल है कि फ्री और फेयर वोट नहीं होगा। बेसिकली वो कहने जा रहे हैं कि अर्दगान तो जी हारेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो धांधली से जीतेगा क्योंकि हमें मंजूर नहीं है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हालांकि तुर्की में जो इलेक्शन होते हैं वो बड़े एक रोबस्ट इलेक्शन कमीशन के तहत होते हैं, और उनकी फेयरनेस पर ऑपोजिशन ने भी नुक्ता नहीं उठाया, एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट को एतराज़ है कि अगर अर्दगान जीत गया तो फेयर नहीं है, अगर अर्दगान हार गया फिर बड़े फेयर इलेक्शन थे। तो इस तरह जो है वो उसको अथॉरिटेरियन कहते हैं, अथॉरिटेरियन अर्दगान एरा है जी।
और उसके बाद फ्रीडम आएगा, डेमोक्रेसी आएगी, जेलें खाली हो जाएंगी। ये कहना है बीबीसी का, लोगों को एक अल्टरनेट जन्नत दिखा रहे हैं कि जी किस तरह जो है वो अर्दगान बस जाने वाला है और अब डेमोक्रेसी और फ्रीडम आने वाला है। हालांकि अर्दगान खुद भी डेमोक्रेट है, इलेक्शंस के ज़रिए, फेयर इलेक्शंस के ज़रिए जीत कर आए। तुर्की के अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया, तभी वो 20 साल इक़्तिदार में रहे। और जिस बंदे को वो डेमोक्रेट कह रहे हैं, अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि वेस्ट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को वोटों से आगे लेकर जाता है। वो कहता है जी डेमोक्रेसी एक पूरा स्टाइल है, उसमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल भी होना चाहिए, फ्रीडम का ख्याल भी होना चाहिए। तो चले ह्यूमन राइट्स की बात कर लेते हैं। जो अर्दगान का ओपोनेंट हैं कमाल किलिदरोगलू, वो कहते हैं कि जो 3.6 मिलियन 36 लाख शामी रेफ्यूजीज हैं, उनको मैं 2 साल के अंदर उठा के बाहर फेंक दूंगा, जहां मर्जी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ये है ह्यूमैनिटेरियनिज्म का चैंपियन डेमोक्रेट। दूसरी तरफ जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर है, वो बेचारा कहता है नहीं, हमारे भाई हैं, किधर जाएंगे, बिल्कुल इनको शाम वापस जाना है, लेकिन हम इनको किक आउट नहीं करेंगे, हम इनको मैनेज करेंगे, हम इस तरह के सोल्यूशन कोशिश करेंगे कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें जो कि जंग की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। एक आपको एम्पथी, एक इंसानियत, एक मुसलमान वाला जज्बा नज़र आता है जो कि दूसरी तरफ नज़र नहीं आता नेशनलिस्ट पार्टी में, जो कि अर्दगान को अपोज कर रही है। लेकिन वेस्ट से पूछे तो वो कहेंगे वो बंदा बड़ा इंसानी हुकूक का सपोर्टर है, जो कहता है कि 40 लाख लोगों को किके मार के बाहर निकाल दो, चाहे बशार अल असद की गवर्नमेंट उन पर मशीन गन फायर की बौछार कर दे। और वो बंदा बड़ा बुरा है जो कहता है नहीं जी, एक इंसानी मसला है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इसको इंसानियत के साथ हल करना चाहिए। आगे बात करते हैं दूसरी यूएस की, कि जी एक बड़ा टाउट किया गया कि अर्दगान से तो जी अमेरिका ही बड़ा नाराज़ है और अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो तुर्की को फिर जो है वो अमेरिका नापसंदीदगी की निगाह से देखेगा। ये वाली टैक्टिक्स पाकिस्तान में भी बड़ी यूज़ हो चुकी हैं, लेकिन तुर्कों ने गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया और उन्होंने कहा टू हेल विद इट, अमेरिका नाराज़ होता है तो हो जाए, हम अपने मुल्क का फ़ायदा देखेंगे और हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे नज़दीक तुर्की के लिए बेहतर है। और उन्होंने अर्दगान को वोट दिया। तो नतीजा क्या रहा कि जिस इलेक्शन में कहा जा रहा था कि अर्दगान तो 6%, 7% से आराम से हार जाएंगे, उस इलेक्शन में अर्दगान की पार्टी को, उनके अलायंस को पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई है। उनके पास तकरीबन 600 की पार्लियामेंट में 320 से ऊपर सीटें। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो बिल्कुल स्लिम मार्जिन से इलेक्शन एक रन ऑफ में चला गया, कि तुर्की का रूल है कि अगर 50% वोट किसी कैंडिडेट को ना मिले तो उसके बाद जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होते हैं उनका रन ऑफ होता है। 2 हफ्ते बाद एक दोबारा इलेक्शन होता है जिसमें जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिले वो सदर मुंतखब हो जाता है। तो अर्दगान थोड़े से मार्जिन से रह गए, 49.5% तक आए, जबकि उनके जो ओपोनेंट थे कमाल किलिदरोगलू, जिन्होंने 6-7% ज़्यादा वोट लेकर, 55-60% वोट लेकर इलेक्शन जीतना था वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक एटलीस्ट, वो 44.9% वोट लेकर पीछे रह गए। और इसके अलावा जो नेशनलिस्ट हैं ओगान, वो तीसरे नंबर पर आए और उन्होंने 5.1% वोट लिए। और उनका भी जो टिल्ट है, उनके जो नज़रियात हैं वो अर्दगान के साथ ज़्यादा मैच करते हैं बनिस्बत किलिदरोगलू के। कि ओगान का ये कहना है कि मैं किसी भी ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा जो टेररिज्म को सपोर्ट करे। और जो तुर्की में कुर्दों की एक टेररिस्ट जमात है PKK, उसका जो पॉलिटिकल आर्म पार्टी है जिसको HDP कहते हैं, तो HDP पार्टी जो है वो किलिदरोगलू के साथ है। तो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि ओगान या तो न्यूट्रल ही रहेंगे रन ऑफ में, या अगर वो न्यूट्रल ना भी रहे तो उनके वोटर अब बल्क में अर्दगान को वोट करेंगे। और अर्दगान पहले भी 5% आगे हैं किलिदरोगलू से, तो इस वक्त वो हॉट फेवरेट हैं कि 28 मई को रन ऑफ का इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंसी दोनों पर अर्दगान और उनकी पार्टी तुर्की में जो है वो जीत जाएगी। तो ये बेसिकली 5th जनरेशन वॉरफेयर की एग्जाम्पल थी जो तुर्की के ख़िलाफ़ किया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। तो इसी तरफ अगर हम बहसीत पाकिस्तानी अपने गिरबान में झांकें तो हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है कि हमारी तरफ तो एक मिड लेवल का ऑफिसर, अमेरिकन ऑफिशियल डोनाल्ड लू टाइप, एक नापसंदीदगी का ज़रा सा इजहार भी कर दे तो हमारी रजीम चेंज हो जाती है, हमारी आर्मी के ऐवानों में भी ज़लज़ला आ जाता है, पार्लियामेंट में भी ज़लज़ला आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ज़लज़ला आ जाता है। तो हमारा तो पूरा मुल्क ही तबाह बर्बाद और एक काया पलट जाती है 1 साल में।
डोनाल्ड लू साहब की एक आंख के इशारे पर। लेकिन तुर्की ने पूरे फुल फ्लेज 5th जनरेशन वॉरफेयर ऑफेंसिव का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसको शिकस्त भी दी है। और वेस्ट की क्या बात करें, उनकी ये अल्फाज ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, फ्री मीडिया, ये सिर्फ वेपन्स हैं और कुछ भी नहीं है। और वेपन्स क्या अचीव करने के लिए, दुनिया में एक न्यू कॉलोनियल डोमिनेशन, दुनिया बाकी सारी दुनिया को, जो नॉन वेस्टर्न दुनिया, उसको अपने बूट तले पीस कर रखने की एक जद्दोजहद, ये अल्फाज उसमें वेपन के तौर पर यूज़ हों तो हो, वरना वेस्ट के लिए इनकी इंपॉर्टेंस कूड़े कबाड़ से ज़्यादा नहीं है। जहाँ वेस्ट के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुए वहाँ ह्यूमन राइट्स भी भाड़ में गए, डेमोक्रेसी भी भाड़ में गई, फ्रीडम भी भाड़ में गया। तो वेस्ट जो है वो अपने सारे वेपन्स यूज़ करता, 5th जनरेशन वॉरफेयर भी यूज़ करता, एक्चुअल वॉरफेयर भी यूज़ करता। इराक और अफगानिस्तान को खंडर बना दिया, डायरेक्ट इन्वेजन कर दी, किसी जगह सिविल वॉर करवा दी और उस मुल्क को तबाह करा दिया, जैसे लीबिया में हुआ है। अभी पाकिस्तान में भी ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है, प्रॉक्सी वॉर करा दी किसी के ख़िलाफ़, जैसे अभी रशिया भुगत रहा है यूक्रेन में। किसी के ख़िलाफ़ इकॉनमी यूज़ की और करंट जो रूल्स बेस्ड इकनॉमिक ऑर्डर है उसको यूज़ किया। जब अपना फ़ायदा था तो फ्री मार्केट की बातें करते थे, अब प्रोटेक्शनिज्म में चले गए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो रजीम चेंज ऑपरेशन जहाँ पर वो बन पड़ा वहाँ पर वो करवा दिया। तो तुर्की में भी ये जो हमने देखा है, ये आज से नहीं चल रही थी, चीज़ें काफ़ी पहले से चल रही थी। अर्दगान के ख़िलाफ़ 6 मुख्तलिफ पार्टीज़ का, जिसमें राइटिस्ट भी थे, कुर्द भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, एक मिक्स अचार अलायंस जो क्रिएट हुआ, उसको भी वेस्ट की आशीर्वाद हासिल थी। पूरा पॉलिटिकल से लेकर मीडिया तक एक ये रजीम चेंज ऑपरेशन था जो कि तुर्की ने नाकाम बनाया है। इस पर तुर्क अवाम हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और पाकिस्तानी कौम को भी अपने तुर्क भाइयों से कुछ गैरत का सबक ले ही लेना चाहिए। जैसा कि इकबाल ने कहा है कि गैरत है बड़ी चीज़ जाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो हमें अब शायद गैरत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि गैरत के बगैर कोई आज़ादी, हकीकी आज़ादी हासिल नहीं हो सकती, सिर्फ नारे ही रह जाते हैं, आज़ादी नहीं हासिल होती। डॉक्टर हसन बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।